अब तक आपने देखा, उज्जैनी की एक सुबह राजा विक्रमादित्य के सामने 3 औरतें आईं, मां सुमित्रा और उसकी 2 बेटियां कमला और रेवा। तीनों ने हरिदत्त सेठ के घराने की करतूतें बताईं। कैसे बड़े बेटे माधवदास ने कमला से शादी का रिश्ता तोड़ा, कैसे दूसरे बेटे रतन लाल ने उर्वशी को मारकर घर से निकाला और कैसे तीसरे बेटे भवानी दास ने रेवा के साथ बदसलूकी की और धमकी दी। विक्रम ने दरबार में हरिदत्त को बुलाया, सौदों की बही खोलकर उसकी असलियत सबके सामने रखी और जांच का आदेश दिया। पर दरबार के ठीक बाद जयंत ने खबर दी कि हरिदत्त के सबसे जरूरी दस्तावेजों वाली बही गायब हो गई है और भवानी दास का घर बंद मिला, वो शहर से नदारद था। अब आगे की कथा। जयंत की बात सुनकर विक्रम एक पल के लिए चुप रहे। उनकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगीं, जो उनकी पुरानी आदत थी जब वे सोच रहे होते थे। फिर उन्होंने उठकर कहा कि बही गई नहीं है, छुपाई गई है, और जो चीज छुपाई जाती है वो राह भी बताती है, बशर्ते उसे ढूंढने का तरीका सही हो। उस रात उज्जैनी में हरिदत्त सेठ की हवेली के सभी दीपक देर तक जलते रहे। बाकी मोहल्ला सो चुका था, पर उस हवेली में हलचल थी। नौकर इधर से उधर दौड़ रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे, खिड़कियों से रोशनी छन रही थी। हवेली के भीतर एक बैठक हो रही थी जो किसी को दिखनी नहीं चाहिए थी। हरिदत्त, उसका बड़ा बेटा माधवदास और नगर का काजी तीनों एक कमरे में बंद थे। कमरे में अगरबत्ती जल रही थी, पर उसकी खुशबू उस बेचैनी को नहीं ढक पा रही थी जो हवा में घुली हुई थी। हरिदत्त ने धीमी आवाज में काजी से कहा कि जो हुआ है वो संभाला जा सकता है, पर इसके लिए काजी को अपना बयान बदलना होगा। दरबार में वो यही कहे कि उर्वशी का मामला उसने उचित तरीके से सुना था, कि रतनलाल पर कोई इल्जाम नहीं बनता। काजी ने पहले कहा कि वो राजा के सामने झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी, पर थोड़ा यकीन भी। हरिदत्त ने उसे देखा, फिर मेज पर एक थैली रखी। सोने के सिक्कों की आवाज उस रात के सन्नाटे में साफ गूंजी। काजी की आंखें उस थैली पर ठहर गईं और उसकी जुबान फिर नहीं हिली। वो यकीन कहाँ गया, कोई नहीं जानता। बाहर हवेली की दीवार के साए में एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था विमल, प्रताप का एक पुराना जानकार जो इस मोहल्ले का रहने वाला था और जिसे प्रताप ने उस दिन नजर रखने के लिए कहा था। विमल ने देखा कि काजी देर रात हवेली से निकला, थैली उसके हाथ में थी। उसने ये बात सुबह होते ही प्रताप को बताई और प्रताप ने सुबह के पहले पहर में ही ये खबर विक्रम तक पहुंचाई। विक्रम ने इसे सुनकर एक छोटी सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि अब काजी की भूमिका साफ हो गई है, वो इस खेल का हिस्सा था, दर्शक नहीं। उन्होंने जयंत से कहा कि काजी को दोबारा दरबार में बुलाया जाए, पर इस बार अकेले, बिना किसी साथी के, बिना किसी पूर्व सूचना के। उसी सुबह विक्रम ने एक और काम किया जो किसी को बताया नहीं। उन्होंने खुद भेस बदला, साधारण कपड़े, बिना किसी पहचान के, और भट्टारक कुंज की तरफ निकल गए। उनके साथ सिर्फ एक आदमी था, उनका पुराना और विश्वस्त साथी भैरव, जो ऐसे मौकों पर हमेशा उनके साथ रहता था। विक्रम का मानना था कि राजा के कपड़े उतारो तो आम आदमी की दुनिया ज्यादा साफ दिखती है। भट्टारक कुंज एक पुराना मोहल्ला था, गलियां तंग, घर पुराने, पर लोग एक दूसरे को जानने वाले। विक्रम उस गली में गए जहां सुमित्रा का घर था। घर छोटा था, 2 कमरे, एक आंगन, और आंगन में एक नीम का पेड़ जो इतना पुराना था कि उसकी जड़ें अब आंगन की ईंटें उखाड़ रही थीं। सुमित्रा दरवाजे पर बैठी थी। उसने विक्रम को पहचाना नहीं, जो विक्रम चाहते थे। विक्रम ने खुद को एक साधारण व्यापारी बताकर पड़ोस में किसी से मिलने आने का बहाना बनाया और बातों बातों में पूछा कि इस मोहल्ले में हरिदत्त सेठ के बारे में क्या राय है। सुमित्रा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि यह मोहल्ला हरिदत्त से डरता है। मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे सब जानते हैं। उसने ये भी बताया कि मोहल्ले में एक और औरत है, गोपाल दास की बेटी सरस्वती, जिसका रिश्ता भी हरिदत्त के घर से टूटा था और उसके बाद से वो घर से बाहर नहीं निकलती। विक्रम ने पूछा कि क्या सरस्वती से बात हो सकती है। सुमित्रा ने कुछ सोचकर कहा कि वो कोशिश कर सकती है, पर सरस्वती का बाप गोपाल दास बहुत बीमार है और वो नहीं चाहती कि उसके बाप को कोई और तकलीफ हो। विक्रम ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं होगी, बस एक बार बात करनी है। उसी दोपहर सुमित्रा उन्हें सरस्वती के घर ले गई। वो एक छोटे अंधेरे कमरे में बैठी थी, जिसकी एक खिड़की नीम के पेड़ की तरफ खुलती थी। उसकी उम्र शायद 25-26 थी, पर चेहरे पर वो थकान थी जो उम्र से पहले आती है। जब जिंदगी लगातार मना करती रहे और आदमी लगातार मांगता रहे, तो एक दिन मांगना भी बंद हो जाता है।
सरस्वती ने पहले इन दोनों अजनबियों को संदेह से देखा, फिर सुमित्रा का चेहरा पहचानकर थोड़ी ढील दी। उसने बताया कि हरिदत्त के माधव दास से उसका रिश्ता तय हुआ था। पहले मिठाई आई थी, फिर खुशियां आई थीं, फिर उसके बाप ने अपनी दुकान गिरवी रखकर दहेज का इंतजाम किया था। शादी की तारीख भी तय हो गई थी, कपड़े सिले जा रहे थे, दावत की तैयारी हो रही थी। फिर 1 हफ्ते पहले हरिदत्त खुद आया और उसके बाप से कहा कि रिश्ता नहीं होगा। कारण नहीं बताया, बस ये कहा कि उसके बेटे की शादी कहीं और तय हो गई है। और उसी हफ्ते जब गोपाल दास टूट गए थे, जब घर में आंसू थे और उम्मीद नहीं थी, हरिदत्त ने उनकी गिरवी दुकान कागजों में अपने नाम करवा ली। सरस्वती ने यह बताते हुए कोई आंसू नहीं बहाए। उसकी आवाज में वो दर्द था जो इतना पुराना हो जाए तो सूख जाता है, पर भीतर कहीं एक कांटे की तरह चुभता रहता है। उसने ये भी कहा कि उसके पास वो कागज है जिसमें दुकान की गिरवी का जिक्र है, हरिदत्त के हस्ताक्षर के साथ। पर वो इसे लेकर कहाँ जाती, कौन सुनता, और उसके बीमार बाप को अगर फिर कोई तकलीफ होती तो वो सह नहीं पाती। विक्रम ने उस कागज को मांगा। सरस्वती ने पहले झिझका, फिर उठकर एक पुराने संदूक से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। उसने इसे इतनी बार पढ़ा था कि कागज की सिलवटें गहरी हो गई थीं। विक्रम ने उसे पढ़ा। उसमें वो सब था जो हरिदत्त के खेल को साबित करने के लिए एक और जरूरी सुराग था, तारीख, रकम और हरिदत्त के अपने हाथ की लिखाई। वे वापस लौटे तो दोपहर ढल चुकी थी। राजमहल पहुंचते पहुंचते विक्रम के मन में उस पूरी कहानी के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। हरिदत्त का तरीका अब बिल्कुल साफ था। वो पहले गरीब परिवारों में रिश्ते का लालच देता था, उन्हें अपनी संपत्ति दांव पर लगवाता था और फिर रिश्ता तोड़कर वो संपत्ति हड़प लेता था। ये एक सोचा समझा जाल था और उसमें औरतें सिर्फ मोहरें थीं। शाम को दरबार में काजी आया। वो अकेला था जैसा कहा गया था, पर उसके चेहरे पर वो बेचैनी थी जो आदमी तब महसूस करता है जब उसे पता हो कि वो पकड़ा जाने वाला है। विक्रम ने उससे सीधे पूछा कि कल रात हरिदत्त की हवेली में वो क्यों गया था। काजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा कि वो एक पुराने परिचित से मिलने गया था। विक्रम ने कहा कि परिचित से मिलना अच्छी बात है, पर अगर परिचित से मिलकर सोने की थैली लेकर निकलो तो उसे क्या कहते हैं। काजी कुछ नहीं बोला। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो सच बताए और राजा की दया का पात्र बने, या झूठ पर टिका रहे और उसकी कीमत चुकाए। काजी बहुत देर तक जमीन देखता रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। काजी ने बताया कि हरिदत्त और उसके बीच का रिश्ता पुराना था, 5 साल से। जब भी हरिदत्त के किसी सौदे में कानूनी पेच आता, काजी उसे सुलझा देता था। इसके बदले में उसे हर साल एक तय रकम मिलती थी। उर्वशी का मामला जब काजी के पास आया तो हरिदत्त ने उसे पहले ही समझा दिया था कि औरत को भगा दो, केस बंद करो। काजी ने वही किया और कल रात हरिदत्त ने उसे बुलाकर कहा था कि दरबार में अगर पूछताछ हो तो वो सब पर अनजान रहे। विक्रम ने काजी का ये बयान जयंत से लिखवाया, काजी के हस्ताक्षर करवाए और फिर कहा कि आज की रात काजी राजमहल के एक कक्ष में रहेगा, अपने घर नहीं जाएगा और हरिदत्त को कोई खबर नहीं पहुंचेगी। काजी के जाने के बाद विक्रम देर तक उस कमरे में बैठे रहे जहां ये पूछताछ हुई थी। दीपक जल रहा था और उसकी लौ में एक थरथराहट थी। उन्होंने सोचा कि काजी कोई बुरा आदमी नहीं था अपने आप में, वो बस कमजोर था, और इस शहर में, इस व्यवस्था में कमजोरी का इनाम यही होता है। पहले कोई खरीदता है, फिर इस्तेमाल करता है, फिर जब जरूरत न रहे तो फेंक देता है। काजी को 5 साल में जितना मिला उसे आज एक झटके में गंवाना होगा, पद, इज्जत और वो यकीन जो उसने खुद अपने आप पर से खो दिया था। विक्रम को काजी पर गुस्सा नहीं आया, एक अजीब सी करुणा आई जो उनने मन में ही रख ली। अब अगला काम था भवानी दास को ढूंढना। प्रताप ने उस दिन शहर के हर उस इलाके में खोज की जहां भवानी दास जा सकता था। वो शहर से भागा नहीं था, बस छुपा हुआ था। शहर छोटा था और लोग एक दूसरे को जानते थे। ऐसे शहर में लंबे समय तक छुपना मुश्किल होता है। प्रताप को ये पता एक पान वाले से मिला जो भवानी दास को जानता था और जिसने उसे 2 दिन पहले शहर के बाहर जाते देखा था। उसने बताया कि भवानी दास शिप्रा के किनारे एक पुरानी धर्मशाला में ठहरा था, वो जगह जहां आमतौर पर दूर से आने वाले यात्री रुकते थे और जहां कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता। हरिदत्त ने खुद अपने बेटे को वहां छुपाया था ताकि राजा की जांच उस तक ना पहुंचे। प्रताप उस रात 3 आदमियों के साथ धर्मशाला पहुंचा।
भवानी दास एक अंधेरे कमरे में बैठा था, घबराया हुआ, अस्त व्यस्त। उसे देखकर साफ था कि वो पिछले 2 दिनों से ठीक से न सोया था न खाया था। प्रताप ने उसे बताया कि राजआज्ञा से उसे दरबार में बुलाया जा रहा है। भवानी दास पहले बहाने बनाने लगा, पर जब प्रताप ने कहा कि अब बहाने काम नहीं आएंगे तो वो चुप हो गया। उसे राजमहल लाया गया। विक्रम ने भवानी दास से मुलाकात उसी रात की, अकेले, बिना किसी दरबारी के, एक छोटे कमरे में जहां एक दीपक जलता था और बाकी अंधेरा था। भवानी दास कांप रहा था। ये डर था, पर उसमें एक और चीज भी मिली हुई थी जिसे शायद वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसने पहले कहा कि रेवा झूठ बोल रही है, कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में वो जोर नहीं था जो सच बोलने वाले की आवाज में होता है। विक्रम ने उसे बीच में रोका और कहा कि वो यहां सुनने आया है, बहस करने नहीं। उन्होंने भवानी दास को बताया, शांत, एक एक बात करके, कि उसके बाप ने काजी को खरीदा, बही छुपाई और उसे शहर से बाहर भेजा। ये सब विक्रम जानते हैं। अब सवाल ये था कि भवानी दास अपने बाप के साथ उसी गड्ढे में डूबना चाहता है या खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। भवानी दास बहुत देर चुप रहा। कमरे में सिर्फ रात की हवा की आवाज थी और दीपक की टिमटिमाहट। फिर उसने धीरे धीरे कहा कि वो सच बताएगा, पर उसे डर था कि उसके बाप को पता चला तो वो उसे माफ नहीं करेगा। विक्रम ने कहा कि एक बाप जो अपने बेटे को गलत काम करना सिखाए और फिर पकड़े जाने पर छुपने की जगह दे, उस बाप का डर बेटे को कभी सच्चा आदमी नहीं बनने देगा। भवानी दास ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि रेवा जो कह रही है वो सच है। उसने रेवा के साथ बदसलूकी की थी। उसने ये भी बताया कि ये पहली बार नहीं था, पहले भी उसने एक और लड़की के साथ यही किया था, एक बुनकर की बेटी, जिसने डर के कारण चुप रहना चुना था और जिसे कोई नहीं जानता था। और सबसे अहम बात, लापता बही कहाँ थी। हरिदत्त ने वो बही हवेली के पिछले हिस्से में एक पुरानी दीवार के पीछे बने एक गुप्त खाने में छुपाई थी। ये खाना पुराना था, हरिदत्त के बाप के जमाने से। वहां वे पहले भी जरूरी कागजात छुपाते थे जो किसी को नहीं दिखाने होते थे। विक्रम ने ये सब सुनकर जयंत को बुलाया और उसे तुरंत उस जगह जाने का आदेश दिया, रात में ही, पर चुपचाप, बिना हंगामे के। जयंत 3 आदमियों के साथ हवेली के पीछे गया। रात का अंधेरा गहरा था, सिर्फ मशालें थीं। दीवार का वो हिस्सा पुरानी ईंटों से बना था। कुछ ईंटें हटाई गईं, खुरदरी जमीन पर हाथ फेरा गया और वहां एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें वो बही थी और उसके साथ और भी कई कागज, कई नामों के, कई सौदों के, सालों का हिसाब, एक जगह, एक अंधेरे खाने में बंद। रात के तीसरे पहर विक्रम उन कागजात को पढ़ते रहे। दीपक की रोशनी में एक एक सौदे का विवरण उनके सामने आता गया। कितने परिवारों को बर्बाद किया गया था, कितनी जमीनें हड़पी गई थीं, कितनी बेटियों की उम्मीदें तोड़ी गई थीं। ये सिर्फ हरिदत्त सेठ की कहानी नहीं थी, ये उज्जैनी के उस हिस्से की कहानी थी जो दिखता नहीं था, जो गिना नहीं जाता था, जो बाजार में बिकता नहीं था। अगली सुबह दरबार खुला तो शहर को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। बाहर महाकाल की घंटियां बज रही थीं, घाट पर नाव चल रही थीं, बाजार में आवाजें थीं, उज्जैनी की वही पुरानी सुबह। पर जब हरिदत्त सेठ दरबार में आया, आज बिना बेटों के, अकेला, तो उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी घबराहट थी। वो रात उसने ठीक से नहीं सोया था, ये उसकी आंखें बता रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि रात कुछ हो गया है जो उसके पक्ष में नहीं है, पर उसे ठीक ठीक पता नहीं था। विक्रम ने दरबार शुरू करते हुए कहा कि आज कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो सबके सामने रखे जाएंगे। दरबार में बैठे मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल में एक तनाव था। पहले जयंत ने वो बही दरबार में रखी, वो लापता बही जो हवेली की दीवार से मिली थी। हरिदत्त का चेहरा एक पल के लिए पत्थर जैसा हो गया। फिर उसने कहा कि ये उसकी बही नहीं है, पर उसकी आवाज में अब वो यकीन नहीं था जो पहले था। वो आवाज थी, पर खोखली थी। फिर काजी को लाया गया। काजी ने दरबार में अपना बयान दिया। 5 साल की सांठगांठ, हर बार पैसों के बदले न्याय को दफनाने की कोशिश। दरबार में बैठे लोगों के चेहरों पर एक एक करके हैरानी उतरी, फिर गुस्सा, फिर एक ऐसी शर्म जो पूरे शहर की तरफ से थी। फिर भवानी दास आया। उसका अपने बाप से आंख मिलाने का साहस नहीं था। उसने जो कहा वो छोटा था पर भारी था। रेवा ने जो कहा वो सच था। हरिदत्त खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, कि ये सब उसे फंसाने की साजिश है, पर इस बार उसकी आवाज में वो दम नहीं था। दरबार में बैठे लोग जानते थे कि जब आदमी सच कहता है तो आवाज अलग होती है, और जब झूठ बचाता है तो अलग। विक्रम ने हरिदत्त को बैठ जाने को कहा, एक बार शांत आवाज में। हरिदत्त बैठ गया।
विक्रम ने कहा कि जो सबूत सामने आए हैं, जो बयान दर्ज हुए हैं और जो कागज मिले हैं, वे सब मिलकर एक ही बात कहते हैं। हरिदत्त सेठ ने अपने घर की शोहरत की आड़ में सालों तक गरीब परिवारों को लूटा, उनकी बेटियों को मोहरा बनाया, न्याय करने वाले को खरीदा, और जब पकड़े जाने का डर आया तो सबूत छुपाए और अपने बेटे को शहर से बाहर भेजा। दरबार में एक गहरी खामोशी थी। बाहर से महाकाल की घंटियां बज रही थीं। विक्रम ने कहा कि फैसला आज नहीं होगा, क्योंकि फैसला उतावली में नहीं, न्याय में होता है। पर एक बात आज तय होगी। उन्होंने सुमित्रा, कमला और रेवा को दरबार में खड़े होने को कहा। तीनों खड़ी हुईं। विक्रम ने दरबार के सामने कहा कि इन 3 स्त्रियों ने जो हिम्मत दिखाई, शहर में आकर आवाज उठाई, ये कोई छोटा काम नहीं था। जो लोग ताकतवर के सामने खड़े होते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है। सुमित्रा की आंखें भर आईं, फिर उसने उन्हें पहुंच किया। कमला ने गहरी सांस ली, रेवा ने सिर ऊंचा रखा। हरिदत्त सेठ की नजरें जमीन पर टिकी थीं। पहली बार उज्जयिनी के उस दानी धर्मात्मा सेठ के घुटने टूटे थे, पैसों की ताकत से नहीं, बल्कि 3 गरीब औरतों की आवाज से। पर दरबार खत्म होने के बाद जयंत ने विक्रम को एक बात और बताई, जो नई थी और जिसने पूरे मामले में एक और मोड़ जोड़ दिया। जयंत ने कहा कि उस लकड़ी के संदूक में बही के अलावा एक और चीज थी, एक चिट्ठी जो हरिदत्त के नाम थी और जिस पर मुहर उज्जयिनी के राजकोषागार की थी। उसमें लिखा था कि हरिदत्त ने राजकोषागार के एक बड़े सौदे में भी हेरफेर की थी, और उसमें एक और नाम था जो अब तक इस मामले में कहीं नहीं आया था। विक्रम ने वो चिट्ठी पढ़ी, उनके माथे पर एक लकीर आई, फिर चली गई। उन्होंने जयंत से कहा कि ये बात अभी बाहर नहीं जाएगी, पर कल तक वो उस नाम की तह तक पहुंचेंगे। क्या हरिदत्त की साजिश सिर्फ एक सेठ की थी, या इसमें राजमहल का कोई अपना भी शामिल था? क्या उर्वशी, कमला और रेवा को पूरा न्याय मिलेगा, या वो चिट्ठी एक नई दीवार खड़ी करेगी? और वो अनजान नाम जो राजकोषागार की मुहर वाली चिट्ठी में था, वो उज्जयिनी की किस दीवार के पीछे खड़ा था? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।